आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस की नजर 5 राज्यों के चुनावों पर है। इन चुनावों में कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने को वो 3 राज्यों में अपना सीएम बनवा सकती है और इसी के चलते पार्टी बड़ी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई, जिससे बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 3 महीने के अंदर देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और ये तय माना जा रहा है कि चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। विपक्ष ने रणनीतिक चूक नहीं की तो 5 ही राज्यों में बीजेपी की हार तय मानी जा रही है और कोई सियासी चूक नहीं हो, इसके लिए कांग्रेस अभी से ठोस रणनीति तैयार कर रही है। इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ बैठक हुई है। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली और जब प्रियंका गांधी से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है। प्रियंका ने पीके से जुड़े सवाल का जवाब तो नहीं दिया। इसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्दी ही जनसुराज का कांग्रेस में विलय हो सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाई थी और बिहार में उनकी पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में पीके को भी इस बात का एहसास है कि बिना किसी सहारे के वो सियासी मैदान में टिक नहीं पाएंगे और जिन राज्यों में अब चुनाव होना है वहां तो उनकी पार्टी का वजूद भी नहीं है। प्रशांत किशोर भले ही सियासत में कामयाब नहीं रहे हों, लेकिन उन्हें चुनाव की रणनीति बनाने के मामले में जरूर महारत हासिल है। ऐसे में पीके और प्रियंका गांधी के बीच हुई इस मुलाकात ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि अप्रैल 2022 में भी प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के आवास पर राहुल और प्रियंका गांधी के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, लेकिन तब कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनकी डील नहीं हो पाई थी। लेकिन अब पीके को सियासी विकल्प की तलाश है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के रिश्तों में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। फिलहाल सबकी निगाहें पीके के अगले कदम और कांग्रेस के फैसले पर टिकी हैं। पीके के साथ कांग्रेस की डील ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है और इसका असर बीजेपी नेताओं की बौखलाहट में दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी सांसदों ने ही सदन में हंगामा मचाकर दोनों ही सदनों को ठप कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद ही अपने सांसदों को उकसाते हुए दिखाई दिए, तो कांग्रेस ने बीजेपी को तीखा जवाब दिया। तो क्या कुछ हुआ आज संसद में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह की शुरुआत हो गई है, लेकिन आज संसद में सत्ता पक्ष का हंगामा दिखाई दिया। एक दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर रैली में कुछ लोगों ने कथित रूप से पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसे लेकर दोनों ही सदनों में बीजेपी सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग करने लगे। राहुल गांधी की माफी की मांग की। आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब लोकसभा में कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस के मंच से पीएम के खिलाफ कोई नारा लगाया गया, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने पीएम के खिलाफ नारेबाजी की, बीजेपी के पास क्या इस बात का कोई सबूत है कि कांग्रेस के नेता ने पीएम पर कोई अभद्र टिप्पणी की, कांग्रेस नेता के सवाल पर किरेन रिजिजू बगले झांकने लगे। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। वेणुगोपाल ने कहा कि किसी और के बयान को कांग्रेस का बयान बताने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की इस तरह की परंपरा भी नहीं है। बीजेपी खुद ही सदन में हंगामा मचा रही है। वो पहले ही दिन से संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहती। बीजेपी सांसदों के हंगामे के चलते सदन में 2 बजे तक कोई काम नहीं हो पाया। जब कांग्रेस ने सख्त तेवर अपना लिए तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। बाद में लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल को पारित कर दिया। ये विधेयक पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI बिल के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, आरएसपी के NK प्रेमचंद्रन और टीएमसी के सौगत रॉय ने सदन में इस बिल का पुरजोर विरोध किया। संसद में माहौल काफी गर्माया रहा तो सरगर्मी बंगाल में भी बढ़ती जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव अधिकारी बंगाल के लिए नियुक्त किए गए हैं, जो ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग करेंगे। इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे अधिकारी बीजेपी शासित राज्यों से नियुक्त किए गए हैं। तो क्या बंगाल चुनाव में बड़ा खेला करने की तैयारी हो रही है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए 5 राज्यों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की खबर आई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल अधिकारियों की पृष्ठभूमि को लेकर है। ये अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और मिजोरम से बुलाए गए हैं।
और इन सभी राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। अब चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर पूछा जा रहा है कि आयोग के ये अधिकारी पारदर्शिता तय करेंगे या बीजेपी और एनडीए के इशारे पर ईवीएम पर उठने वाले सवालों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है। इस बात को लेकर भी शक गहरा रहा है कि जब तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो फिर यह प्रैक्टिस सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों अंजाम दी जा रही है? क्या जानबूझकर इसे बाहरी कंट्रोल में लाने की कोशिश हो रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि ईवीएम की जांच के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वहां मौजूद रहने की इजाजत होती है, लेकिन 90,000 से ज्यादा बूथ्स के लिए तैयार हो रही मशीनों पर इन बाहरी ऑब्जर्वर्स का सीधा दखल चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है। भले ही चुनाव आयोग का दावा है कि ये कदम पारदर्शिता के लिए है, लेकिन राजनीतिक आलोचक इसे ईवीएम की विश्वसनीयता के बहाने चुनाव को फिक्स करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या राज्य के चुनावी अधिकारियों पर केंद्रीय चुनाव आयोग को कोई भरोसा नहीं है, और अगर बाहर से ही अधिकारियों को बुलाना था तो क्या उन राज्यों से अधिकारी नहीं बुलाए जा सकते थे जहां बीजेपी विरोधी दलों की सरकारें हैं? बंगाल में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य की सियासत में सेमीफाइनल के तौर पर माने जाने वाले इस चुनाव का ऐलान राज्य चुनाव आयोग ने किया है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजे न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा स्तर पर भी समीकरणों पर असर डाल सकते हैं। तो कब होने वाले हैं बीएमसी चुनाव, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माने जाने वाले मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी समेत 30 नगर निगमों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये चुनाव काफी वक्त से लंबित थे। तारीखों का आधिकारिक ऐलान राज्य चुनाव आयोग ने कर दिया है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, क्योंकि इसके नतीजों का असर विधानसभा और लोकसभा के समीकरण पर भी पड़ने की उम्मीद है। ये चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे। इस दिन सभी 30 नगर निगमों के लिए वोटिंग होगी, जबकि इसके ठीक अगले दिन 16 जनवरी को काउंटिंग होगी और सत्ता की तस्वीर साफ हो जाएगी। देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी पर कंट्रोल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच हमेशा से ही कड़ा मुकाबला रहता है और इस बार भी इसे लेकर जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। बीएमसी